तो आज के इसमें मतलब दो टॉपिक रहेंगे। एक तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों तरफ घूमना, यानी पृथ्वी की गतियां और पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पहले टॉपिक पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी दो तरह की गति शो करती है। एक तो घूर्णन गति कहलाती है, यानी कि अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई घूमती है। तो जैसे इधर डायग्राम में आप देख रहे हो कि इसका जो अक्ष है, उस अक्ष से इसका घूर्णन अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये झुकाव दिख रहा है। और इसको बोलने के दो तरीके हैं, देखो। एक तो इसकी जो ऑर्बिट है, यानी कि कक्षा है, उसके परपेंडिकुलर से झुकाव 23.5 डिग्री। देखो, अगर इसमें मैं दिखाऊंगा आपको पॉइंटर के द्वारा, ये ऑर्बिट का प्लेन है, ठीक है। ऐसे बोलेंगे प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, और ये लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, यानी इसके कक्ष तल का लंबवत। और कक्ष तल के लंबवत से ये जो झुकाव देखोगे, ये इतना, ये 23.5 डिग्री है। तो क्वेश्चन में दो तरीके से आता है कि कक्ष तल के लंबवत से झुकाव कितना है, तो कक्ष तल के लंबवत से झुकाव 23.5 डिग्री है। और एक क्वेश्चन आता है कक्ष तल से झुकाव कितना है, तो कक्ष तल से झुकाव ये एंगल बनेगा, देखो ये वाला, तो ये 66.5 डिग्री बनेगा। तो ध्यान रखना होता है कि जब क्वेश्चन आता है इसमें कि पृथ्वी के का घूर्णन अक्ष अपने उत्तर दक्षिण अक्ष से कितना झुका हुआ है, तो इसमें ऑप्शन में दो तरीके से होता है कि कक्ष तल के लंबवत से झुकाव 23.5 डिग्री और कक्ष तल से झुकाव 66.5 डिग्री। तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो पृथ्वी जो है इस तरह से झुकी हुई अवस्था में अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और एक पूरा घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है इसको। और इसकी जो घूर्णन चाल है, यानी 1 घंटे में पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ लगभग 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है। तो काफी तेज है इसकी चाल, 1674 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम से पूरब। तो 3-4 पॉइंट अब यहाँ पे कि एक तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का झुकाव, तो लंबवत से झुकाव 23.5 डिग्री और कक्ष तल से झुकाव 66.5 डिग्री। दूसरा पॉइंट कि पश्चिम से पूरब घूर्णन करने में इसको 24 घंटे का समय लगता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि इसकी जो घूर्णन चाल है वो 1674 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगली बात इसमें आती है कि इसका जो घूर्णन है, उस घूर्णन से क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर। तो दो महत्वपूर्ण प्रभाव हैं। एक तो दिन और रात इसी घूर्णन के कारण होते हैं, यानी पृथ्वी पर ऐसे कहें दिन रात किस कारण से होते हैं, तो बोलेंगे घूर्णन गति के कारण होते हैं। दूसरा, पृथ्वी पर जो समुद्री जलधाराएं हैं और जो हवाएं चलती हैं, पवन जिन्हें हम कहते हैं, विंड्स कहते हैं, प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं, ये अपनी दिशाएं बदलती हैं। सामान्य से क्लॉकवाइज डायरेक्शन उत्तरी गोलार्ध में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये जो डायरेक्शन बदलता है इनका, जो कि फेरेल का रूल कहलाता है, अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में, तो ये भी इसी घूर्णन के कारण होता है। और एक बल उत्पन्न होता है घूर्णन के कारण, से कोरियोलिस बल कहते हैं। तो कोरियोलिस बल भी घूर्णन के कारण पैदा होता है। तो तीन बातें यहाँ पे हम देखें कि घूर्णन का परिणाम क्या होता है। तो एक तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन के कारण। दूसरा, पृथ्वी पर जो समुद्री जलधाराएं और जो पवन चलती हैं वो अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं इस घूर्णन के कारण। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्लॉकवाइज हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। और एक कोरियोलिस बल पैदा होता है। हालांकि ये दिशा भी परिवर्तन कोरियोलिस बल के कारण होती है, लेकिन कोरियोलिस बल के अलग भी यूज है। तो हम ऐसे बोले कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर एक बल पैदा होता है जिसे घूर्णन बल या कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो ये तीन परिणाम हुए घूर्णन के। अब इसके बाद पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वो जो परिक्रमा है उसको रिवॉल्यूशन कहेंगे हम। तो दूसरा मोशन पृथ्वी का रिवॉल्यूशन है, परिक्रमण है। तो ये परिक्रमण इधर राइट हैंड की तरफ दिख रहा है आपको,
पहले तो देख लो कि ये जो ऑर्बिट है ये बीच में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ इसका जो परिक्रमा पथ है ये तो आप पहले भी जान ही चुके हो कि ये चपटा है, इलिप्टिकल पाथ है इसका, इलिप्ट बोलते हैं इसको, इलिप्टिकल या चपटा है, जिसमें आप देखोगे कि सूर्य बिल्कुल एकदम केंद्र में नहीं है, फोकस पर है, पहले जो केपलर के नियम के अंतर्गत आपने पढ़ा था। और इसमें ये झुकाव भी दिख रहा है, अगर मैं पॉइंटर के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखो, ये झुकाव के लिए पॉइंट जो बना रखे हैं ना, ये झुकाव है। और ध्यान रखेंगे झुकाव इसका एक निश्चित डायरेक्शन में ही रहता है, इसी डायरेक्शन में रहेगा। देखो पृथ्वी चाहे कहीं पहुंच जाए, डायरेक्शन इसका झुकाव का एक ही रहेगा। ये जो ध्रुव तारा बोलते हैं हम, ध्रुव तारे की तरफ रहता है इसका झुकाव, इसीलिए ध्रुव तारा कभी दिशा नहीं बदलता। और ऐसे एक क्वेश्चन पूछते हैं ना कि ध्रुव तारा अपने स्थान पर ही क्यों दिखाई देता है जबकि बाकी तारे अपने स्थान पर स्थान परिवर्तित करते रहते हैं? तो इसलिए कि ये हमारे जो घूर्णन अक्ष है बिल्कुल उसके ठीक ऊपर है, तो पॉइंट करती है हमारी ये जो झुकाव वाली अक्ष है, ये ध्रुव तारे को पॉइंट करते हुए है और इसी डायरेक्शन में रहती है ऑलवेज। तो इस तरह से ये परिक्रमा करती है। और परिक्रमा में आप पहले भी जान चुके हो कि ये इसकी दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो बदलती है। न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। दूरी दे रखी है इसमें, 3 जनवरी को जो दूरी है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर है और 4 जुलाई को जो दूरी है, इसमें 3 जुलाई लिखा हुआ है, 3 और 4 करके आता है, वो कंफ्यूज मत करना। तो 4 जुलाई को वो जो दूरी है 15.2 करोड़ किलोमीटर है, यानी बढ़ जाती है। तो और ये जो लाइन है, रेखा, ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, इनको हम एपीहीलियन और पेरीहीलियन बिंदु कहते हैं, अपसौर और उपसौर कहते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हो, जान चुके हो। यानी कि अपसौर एपोहीलियन यानी कि अधिक दूरी 4 जुलाई वाली, उपसौर पेरीहीलियन यानी 3 जनवरी वाली स्थिति। दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है वो लाइन ऑफ एप्साइड्स कहलाती है, अपसौर उपसौर रेखा कहलाती है। तो ये नीचे दे रखी है लाइन ऑफ एप्साइड। और इन दोनों बिंदुओं के लिए एक नाम और भी दे रखा है, पेरीएप्सिस पेरीहीलियन के लिए और एपोएप्सिस एपोहीलियन के लिए। तो ये नाम भी आपको याद रखने होते हैं कि पेरीहीलियन या पेरीएप्सिस 3 जनवरी को और एपोहीलियन या एपोएप्सिस 4 जुलाई को। 4 जुलाई याद रखना डेट आप, इसमें 3 भी दे रखी है, तो 3 और 4 का वो बीच का स्थिति आती है। तो इस तरह से ये स्थिति हो गई कि कब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट और कब पृथ्वी सूर्य से दूर। अब जो परिक्रमण की चाल है इसकी, देखो घूर्णन की चाल थी 1674 किलोमीटर प्रति घंटा, परिक्रमण यानी परिक्रमा करते समय इसकी पृथ्वी की चाल रहती है लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा। लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है। और आप जानते हैं कि 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है, और इसको ही हम एक पृथ्वी का वर्ष कहते हैं। 365 सही 1/4 दिन। तो अब जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो इस परिक्रमण के कारण 3 घटनाएं पृथ्वी पर होती हैं। एक तो ऋतु परिवर्तन होता है, यानी सर्दी गर्मी जो बदलती है वो इस परिक्रमण के कारण होती है। दिन रात का छोटा बड़ा होना, यानी कभी दिन बड़े कभी रात छोटी, रात बड़ी दिन छोटे, तो ये जो घटनाएं होती हैं ये भी परिक्रमण के कारण होती हैं। और विषुव और संक्रांति बनती हैं। विषुव यानी वो दिन है जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर की डेट इस पर दे रखी है, ये विषुव हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च को वसंत विषुव बोलते हैं और 23 सितंबर को हम शरद विषुव बोलते हैं। तो 2 विषुव और 2 संक्रांति, 21 जून और 21 दिसंबर को ये संक्रांति है, यानी इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है इन गोलार्ध में, अपने अपने गोलार्ध में। तो 2 संक्रांति 21 जून और 21 दिसंबर, 2 विषुव 21 मार्च और 23 सितंबर, ये भी परिक्रमण के कारण ही होते हैं। तो 3 घटनाएं परिक्रमण के कारण होती हैं। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे और इन पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल समझा दूं कि परिक्रमा करते समय 6 महीने तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ रहता है, 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ, ठीक, और अगले 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ रहता है। तो मतलब ऐसे कहें कि 21 मार्च से और 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। ध्यान रखेंगे 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, इसलिए
इस ड्यूरेशन में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े रात छोटी होती है और गर्मी का मौसम रहता है, गर्मी की ऋतु रहती है। इसके अपोजिट हो जाएगा 23 सितंबर से दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है 21 मार्च तक। उस समय पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े रात छोटी और वहां गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है। और ध्यान रखना अपोजिट रहता है, जिन दिनों उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी उन दिनों दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होगी, जिन दिनों उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे उन दिनों दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे, बिल्कुल अपोजिट चलेगा। तो बस 2 पीरियड याद रखेंगे आप, 21 मार्च से 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दिन बड़े, 23 सितंबर से फिर 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और गर्मी की ऋतु। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये मोशन हो गए अर्थ के। अब इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी अंदर से पृथ्वी कैसी बनी हुई है। ध्यान रखना है कि हमारे पास इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि अंदर से पृथ्वी कैसे बनी हुई है। अंदर से पृथ्वी की संरचना का अध्ययन भूकंप के समय निकलने वाली तरंगों के अध्ययन से किया जाता है। यानी भूकंप, अर्थक्वेक, भूकंप के समय जो तरंगें निकलती हैं उनके अध्ययन से वैज्ञानिकों ने पता किया है कि पृथ्वी अंदर से कैसी होगी। तो भूकंप के बारे में तो डिटेल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन भूकंप के समय पर 3 तरह की तरंगें निकलती हैं। इनकी प्रॉपर्टी आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। एक तो कहलाती है प्राथमिक तरंगें, प्राइमरी वेव्स। ये ठोस और द्रव दोनों में ट्रेवल कर सकती हैं, दोनों में चल सकती हैं, प्रॉपर्टी याद रखनी है इनकी। और इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगें भी कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी कहते हैं। तो एक तो प्राथमिक तरंगें जो ठोस और द्रव दोनों में चल सकती हैं, दूसरी द्वितीयक तरंगें जो केवल तरल में चल सकती हैं, और तीसरी इन दोनों के टकराने से बनती हैं जिन्हें हम रैले वेव्स भी कहते हैं, जो के सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। ये मूल तरंगें नहीं है, प्राथमिक और द्वितीयक के टकराने से बनती हैं, तो इनको मूल तरंग नहीं कहते हम। मूल तरंग 2 ही है, प्राथमिक और द्वितीयक। अब इनके आधार पर इनकी प्रॉपर्टी को जब प्रयोगशाला में देखा और फिर भूकंप के समय पर जब हम इनकी प्रॉपर्टी को मापते हैं और प्रयोगशाला के निष्कर्षों के साथ उनका मिलान करके देखते हैं, तो मतलब 2 तरीके से हमने नतीजे निकाले हैं कि एक तरफ तो इन तरंगों को प्रयोगशाला में पैदा करके इनके गुण धर्मों का अध्ययन करना, दूसरा भूकंप के समय वास्तविक तौर पर जब ये तरंगें निकलती हैं तो उस समय पर इनके गुण धर्मों की तुलना प्रयोगशाला के गुण धर्मों से करना, और उसके आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाए गए हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इन तरंगों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, भूकंप में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा उद्देश्य इन तरंगों को पढ़ना नहीं है। मैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इन तरंगों के बारे में डिटेल आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखनी है तो हम उसी पर फोकस करते हैं। तो बस एक लाइन में ऐसे कहें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हमारे पास भूकंप के समय निकलने वाली तरंगों के आधार पर है, और इन तरंगों के आधार पर हमने पता किया है कि पृथ्वी अंदर से 3 भागों में बटी हुई है। सबसे अंदर इसका भाग कोर कहलाता है, उसके बाद मेंटल कहलाता है, और उसके बाहर का हिस्सा जो है वो क्रस्ट कहलाता है। और इसमें तो ये क्या तरंगों के बारे में ही बता रखा है कि कैसी जाती हैं ये, किस तरह से गुण धर्मों का, जैसे मैंने बताया गुण धर्मों के आधार पर कि कहाँ द्रव होगा पृथ्वी के अंदर, कहाँ कौन सी किरणें ट्रेवल कर सकती हैं, कहाँ कौन सी ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, उन आधार पर हमने किया है। तो ये तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने कि इनके आधार पर नतीजे निकाले हमने। हमें सिर्फ नतीजे पढ़ने हैं, वो नतीजे क्या निकाले हैं। तो वो नतीजे ये है कि पृथ्वी को जैसे गोल है, जैसे आप जानते ही हैं, और इसको अगर हम जैसे अमरूद की तरह काट के देखें तो ये इधर डायग्राम में कटा हुआ भाग है। तो सबसे केंद्र में व्हाइट कलर का कोर है। कोर 2 भागों में बटा हुआ है, इनर कोर और आउटर कोर, यानी आंतरिक कोर और बाह्य कोर। फिर उसके बाहर लोअर मेंटल, फिर उसके बाद अपर मेंटल, और उसके ऊपर की तरफ क्रस्ट। इनको मिलान करके 3D पिक्चर भी इसके साथ में बना रखी। तो एक तरफ पृथ्वी का आधा गोला कटा हुआ है अंदर से कि पृथ्वी कैसी है, और फिर उसकी 3D पिक्चर में इसको दिखा रखा है कि सबसे बाहर की तरफ क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर आउटर कोर, और सबसे अंदर इनर कोर। ठीक है, ऊपर की तरफ ये जो सबसे ऊपर जो दे रखा है एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये वायुमंडल है। तो ये भी पृथ्वी है पूरा। तो वायुमंडल को वैसे हम अलग देख के चलते हैं,
और ये जो ठोस भाग है इसको अलग देख के चलते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्रस्ट से ही देखेंगे कि पृथ्वी का जो धरातल है यानी वायुमंडल के ऊपर की परत है तो वो इधर राइट हैंड की तरफ दिख रही है आपको, और ये जो धरातल है धरातल की परतें ये नीचे की तरफ दिख रही है आपको। तो हम फिलहाल अभी धरातल की परतों के बारे में ही देखेंगे। तो सबसे बाहर की परत जिसे क्रस्ट कहते हैं वो भूपर्पटी है हिंदी में, और इसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं हम अंग्रेजी में, और ये सिलिका और एल्युमिनियम की बनी हुई है मुख्य रूप से, इसीलिए इसे सियाल भी कहते हैं। सिलिका प्लस एल्युमिनियम सियाल, सबसे ज्यादा भाग सिलिका और फिर एल्युमिनियम। अभी ये पार्ट भी मैं बताऊंगा कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या क्या तत्व होते हैं, लेकिन हम इसको सियाल कहते हैं। और फिर इसके दो भाग हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ये भी मतलब इसके भी दो भाग हैं। फिर मेंटल जो है वो सीमा कहलाता है, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसके भी दो भाग, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और ऊपरी मेंटल को हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं और निचले मेंटल को पायरोस्फीयर कहते हैं, नाम है ये, टेक्निकल नेम है इनके। और फिर सबसे अंदर कोर है, कोर के भी दो भाग, ऊपरी कोर और निचला कोर, और ये निकेल और फेरस से मिलकर बना हुआ है इसलिए नीफे कहते हैं इसको, और इसका टेक्निकल नेम बेरिस्फीयर है। तो आप ऐसे कहें कि क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी कहते हैं और सियाल भी कहते हैं, तीन नाम क्रस्ट के, क्रस्ट, सियाल, लिथोस्फीयर। ऐसे ही फिर मेंटल, मेंटल को सीमा भी कहते हैं, ऊपरी मेंटल को एस्थेनोस्फीयर और निचले मेंटल को पायरोस्फीयर। ऐसे ही फिर कोर के नीफे भी कहते हैं इसे, निकेल प्लस फेरस, और फिर एक नाम बेरिस्फीयर भी कहते हैं, केंद्रीय भाग। तो इस तरह से ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीन भाग हैं। अब इनमें भी हम देखेंगे कि बीच बीच में कुछ दूसरी डिसकंटिन्यूटी है। तो डिसकंटिन्यूटी के लिए ये डायग्राम देखिए, इधर ये वही 3D वाला डायग्राम है। इसमें आप देखिए इधर राइट हैंड की तरफ से कि क्रस्ट को सियाल बोल रहे हैं, फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। ये वैज्ञानिकों के नाम है, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी और गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। अब मैं यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का अर्थ बता दूं आपको कि ये भूकंप की जो तरंगे हैं इनकी चाल जो है इनमें बदल जाती है। यहाँ पे चाल जो है, जैसे कहो ना क्रस्ट में चाल और मेंटल में चाल अलग अलग, लेकिन इन दोनों के क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक तीसरे तरह की चाल हो जाती है, इसकी गति बदल जाती है। उस बदली हुई गति के क्षेत्र को हम डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र कहते हैं। तो ये तीन जगह पर डिसकंटिन्यूटी आती है, यानी कि एक तो आती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, यानी कि ऊपरी भाग में, क्रस्ट वाले भाग में, दोनों, मैंने गलत बता दिया आपको, क्रस्ट का ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इन दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि भूकंपीय तरंगों की चाल बदलती है, और चाल बदलने का सीधा सा मतलब है कि चट्टानी संरचना में परिवर्तन आता है। तो उस डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। दूसरा है फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, यानी फिर एक बार भूकंपीय तरंगों की चाल बदलती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, और चाल बदलने का मतलब फिर यहाँ चट्टानी संरचना में बदलाव आता है, और इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, मोहरोविसिक पूरा नाम है इसका। और फिर एक कोर और मेंटल के बीच में इसी तरह से चाल बदलती है, तो उसे गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, यानी यहाँ पर भी चट्टानी संरचना में परिवर्तन आता है। तो ध्यान रखेंगे, डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि भूकंपीय तरंगों की चाल में अचानक परिवर्तन आ जाना। देखिए कंटिन्यूटी यानी कि एक नियमित तौर पर परिवर्तन आता है, वो तो समझ में आ जाती है बातें, वो तो कंटिन्यूटी कहलाती है, कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस चेंज आ गया, यानी कि एकदम से कोई परिवर्तन ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था। तो इन जगहों पे अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन होते हैं भूकंप की तरंगों में, इसलिए हम इन भागों को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो तीन डिसकंटिन्यूटी है, एक बार फिर से, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी और गटेनबर्ग। और पूछा जाता है ये कहाँ कहाँ पर है, तो ये मैंने बता दिया। अब ये नीचे ये जो गोला दे रखा है, इसमें ये भूपर्पटी जो है, क्रस्ट वाला भाग जो है, 98% इन 10 रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे एक तत्व के तौर पर देखें तो क्रस्ट में, ध्यान रखना ये क्रस्ट की बात हो रही है, ऊपरी, सिर्फ ऊपरी भाग की बात हो रही है। तो ऊपरी जो सतह है हमारी पृथ्वी की, उसका 46.6% ऑक्सीजन है, 27.7% सिलिका है, और बाकी फिर ये तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम है, फिर फेरस है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, घटता क्रम है ये आपको याद करना रहेगा। फिर भी ध्यान रखना ये पृथ्वी की मतलब संरचना के तत्व नहीं है, ये क्रस्ट के हैं, ऊपरी भाग के हैं। तो ऊपरी भाग में एक तत्व के रूप में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, लेकिन ठोस तत्व के रूप में सिलिकॉन है। इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आता है। ऑक्सीजन क्योंकि ठोस नहीं है, तो अगर ठोस, द्रव और गैस करके तत्व का नाम नहीं आता, ऐसे कहें कि सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है तो ऑक्सीजन है, लेकिन सबसे ज्यादा ठोस तत्व कौन सा है तो सिलिकॉन है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, फिर फेरस, फिर कैल्शियम, ये घटता क्रम है। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे। तो इस तरह से ये 3 भागों में पृथ्वी बटी हुई है। इसे हम आम
जैसे आता है, मैंगो आता है, उसके आधार पर भी देखें तो मैंगो की संरचना आप देखोगे तो सबसे अंदर गुठली है, गुठली की तरह यहाँ पे कोर है, फिर गुठली के बाहर गूदा होता है, गूदा अर्ध ठोस है, वो मेंटल है, और सबसे बाहर क्रस्ट है जो ठोस है, छिलका की तरह है। तो इस तरह से पृथ्वी का पूरा ये भाग हुआ। और इनके घनत्व वगैरह के बारे में अगर देखेंगे तो क्रस्ट का घनत्व लगभग 2.8, मेंटल का घनत्व लगभग 3.5 और कोर का घनत्व लगभग 10 से 11। घनत्व का मतलब पानी की तुलना में भारीपन। और कुल पूरी पृथ्वी का घनत्व 5.5 यानी 5.5। तो इस तरह से घनत्व नीचे जाते समय मतलब बढ़ता जाता है। अंदर पृथ्वी की सतह के अंदर जाते समय तापमान भी बढ़ता है। 32 मीटर नीचे चलने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है पृथ्वी के अंदर, और कोर तक जाकर के तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। कोर का तापमान बहुत ज्यादा है, और कोर इतने तापमान पर भी ठोस है क्योंकि कोर का दाब भी बहुत ज्यादा है। तो दाब और ताप दोनों बहुत ज्यादा है कोर के, इसलिए उसका घनत्व भी बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से ये आंतरिक संरचना में 3 आपने पढ़ लिए। अब ये जो ऊपरी भाग के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम, लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रस्ट जो है ये पूरा चट्टानी है, ध्यान रखना है, चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है। अंदर की संरचना हमें ज्यादा नहीं पता है, ध्यान रखना है इनको। मेंटल और कोर के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। मेंटल हालांकि अर्ध ठोस है, कोर ठोस है, लेकिन फिर भी इनकी हमें रासायनिक और वो सब चीजें बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन क्रस्ट के बारे में तुलनात्मक रूप से ज्यादा जानकारी है। तो अब क्रस्ट के बारे में हम देखेंगे। तो क्रस्ट जो है चट्टानी है, लिथोस्फीयर जो है। और चट्टान जो है अपनी उत्पत्ति और रासायनिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार की होती है। यानी ये चट्टान हम पढ़ रहे हैं क्रस्ट की, ध्यान रखना कि क्रस्ट जो है वो 3 प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। सबसे पहले आग्नेय चट्टान है, दूसरी अवसादी चट्टान है, तीसरी कायांतरित चट्टान है, यानी इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये हमने डिवीजन किस आधार पर किए, इनके संगठन और रासायनिक मतलब जो इनका स्वरूप है उनके आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स। इन्हें पृथ्वी की मूल चट्टान कहते हैं, ध्यान रखना है। आग्नेय चट्टानों को पृथ्वी की मूल चट्टान कहा जाता है, फंडामेंटल रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी जब ठोस अवस्था में आई थी, तो सबसे पहले यही चट्टानें बनी थी। और वर्तमान में ये चट्टानें जो है वो ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से बनती हैं। तो ये राइट हैंड की तरफ मैंने दिखा रखा कि ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी का लावा ऊपर तो जब निकल आता है तो वो लावा कहलाता है, लेकिन नीचे धरती के अंदर जब होता है तो वो मैग्मा कहलाता है। तो मैग्मा ऊपर निकल रहा है, ये लाल रंग का गर्म, और ये ऊपर आकर के जम रहा है। तो जम करके ये शंकु के आकार की जो संरचना बन रही है, ये आग्नेय चट्टानें बन रही है। लेकिन ये लावा यानी मैग्मा है, लावा तो ऊपर बोल रहे हैं उसको धरातल के ऊपर, धरातल के अंदर मैग्मा बोल रहे हैं। तो मैग्मा भी नीचे जम जाता है और लावा भी ऊपर जमता है। तो ये सब आग्नेय चट्टानें हैं। और ऊपर जमा के नीचे जमा, इस आधार पर इन आग्नेय चट्टानों को 2 भागों में बांटते हैं, इंट्रूसिव यानी आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक्सट्रूसिव यानी बाह्य आग्नेय चट्टान। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टान को ही पढ़ते हैं हम कि आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की, आंतरिक आग्नेय चट्टान यानी कि मैग्मा धरातल के अंदर ठोस अवस्था में आ गया, और अब बाह्य आग्नेय चट्टान यानी एक्सट्रूसिव यानी कि मैग्मा बाहर निकल आया, लावा के रूप में आ गया वो, और लावा फिर बाहर आकर के जम गया। तो धरातल के ऊपर बनेंगी वो एक्सट्रूसिव होंगी, बाह्य आग्नेय चट्टान होंगी। धरातल के अंदर जो बनेंगी वो आंतरिक आग्नेय चट्टान होंगी। तो इनके बारे में आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे इंट्रूसिव वाली चट्टानें यानी कि आंतरिक आग्नेय चट्टानें। तो आंतरिक आग्नेय चट्टानें जो है वो धरातल के अंदर बनती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इनको भी फिर हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो प्लूटोनिक चट्टान और एक हाइपोएबिसल यानी कि मध्य चट्टानें। प्लूटोनिक तो गहराई वाली चट्टानें हैं, बिल्कुल एकदम गहराई में बन रही हैं, और हाइपोएबिसल जो अंग्रेजी में नाम दिया, ये मध्यवर्ती है यानी कि धरातल और आंतरिक यानी प्लूटोनिक के बीच में बन रही हैं, ये मध्यवर्ती कहलाती हैं। ठीक है, यानी ज्यादा गहराई में बन रही हैं वो प्लूटोनिक, और जो कम गहराई में बन रही हैं वो मध्यवर्ती या हाइपोएबिसल। और ये चट्टानें जो होती है ना आंतरिक यानी इंट्रूसिव वाली, ये क्या होता है कि धीरे धीरे ठंडी होने से बनती हैं। और जब धीरे धीरे ठंडी होती हैं तो इन चट्टानों में रवे बन जाते हैं, इसलिए इन चट्टानों को रवेदार चट्टान भी कहते हैं, आंतरिक चट्टानों को। ठीक है, लेकिन बाह्य चट्टानें तेजी से ठंडी होती हैं, इसलिए इनमें रवे नहीं बनते, तो इसलिए ये रवेदार नहीं होती हैं, ध्यान रखना है। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान रवेदार होती हैं,
फिर गहराई में बनने के कारण इन्हें प्लूटोनिक कहते हैं, और जो धरातल की तरफ बनती है उन्हें हाइपोएबिसल या मध्यवर्ती कहते हैं। और फिर ये जो हाइपोएबिसल है यानी मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती अपने आकार के आधार पर 6 तरह की होती है। यानी मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टानें अपने आकार के आधार पर 6 प्रकार की, देखो ये डायग्राम मैंने बना रखे, 6 प्रकार हैं यहाँ पे। तो इनका क्वेश्चन आता है 6 प्रकार में। तो इधर मैं पॉइंटर से दिखाने की कोशिश करूं, देखो आपको ये पॉइंटर। तो एक टाइप है ये, देखो सिल, अंग्रेजी में और हिंदी में सिल बोलेंगे, सिल है, ये क्षैतिज है, इस तरह से चट्टान जम करके बनी है धरातल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से बनेगी सिल, और यही चट्टान ऐसे लंबवत बनी है तो डाइक, यानी अंदर जो मैग्मा था उसका जमाव क्षैतिज अवस्था में हुआ है तो वो सिल, अगर लंबवत अवस्था में हुआ है तो डाइक। 2 टाइप हो गए। अच्छा, अनियमित आकार में हुआ है तो बैथोलिथ, ये बैथोलिथ है, ये वाला जो पार्ट है ना, अनियमित आकार में इसका जमाव हुआ है तो बैथोलिथ। अब उत्तल लेंस की तरह, ये देखो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, उत्तल लेंस की तरह अगर इसका जमाव हुआ है तो लेकोलिथ, नाम याद रखने इसके, लेकोलिथ उत्तल लेंस की तरह, ठीक। 4 टाइप तो इधर हो गई है, सिल, डाइक, बैथोलिथ और लेकोलिथ, ठीक। 5वां टाइप ये लोकोलिथ है। ये लोकोलिथ जो है इसमें देखेंगे ये उल्टा है, यहाँ तस्तरी के आकार में है, ये वाला देखो तस्तरी के आकार में। लोकोलिथ में और लेकोलिथ में अंतर करना पड़ेगा। लेकोलिथ जो है वो उत्तल लेंस की तरह ऊपर की तरफ उभार था, इसका अंदर की तरफ दबा हुआ है ये, तो ये तस्तरी नुमा है लोकोलिथ, ठीक है। और फिर फैकोलिथ, फैकोलिथ इस तरह से लहरदार है, ये रेड कलर की लहर बन रही है, ये एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन बोलते हैं, ये वाला भाग सिनक्लाइन है और ये नीचे दबा हुआ भाग एंटीक्लाइन है। तो इस तरह से ये लहरदार रूप में अगर मैग्मा जम गया है अंदर तो वो फैकोलिथ। तो ध्यान रखना है कि हमने क्या पढ़ा है कि आंतरिक आग्नेय चट्टानें जिनमें मध्यवर्ती जो चट्टानें हैं यानी ज्यादा गहराई में नहीं है, वो धरातल की तरफ है, वो चट्टानें आकार में 6 तरह की होती हैं। किस तरह का आकार था, मैग्मा किस तरह के आकार में जम गया था, इस आधार पर 6 तरह की होती हैं। एक टाइप मैंने बताया सिल, जो क्षैतिज जमा हुआ था, डाइक जो कि ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जमा हुआ था, एक अनियमित बैथोलिथ, एक उत्तल लेंस की तरह लेकोलिथ, एक अवतल लेंस या तस्तरी नुमा लोकोलिथ और एक लहरदार रूप में फैकोलिथ। ये आंतरिक आग्नेय चट्टानों का बाह्य वाला भाग है, हाइपोएबिसल टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह से ये आग्नेय चट्टानें आंतरिक, और फिर इसी में बाह्य, बाह्य मैंने एक्सक्लूसिव बता ही दिया था कि लावा के जमने से होती हैं, इनमें रवे नहीं बनते। तो इस तरह से ये दोनों तरह की आंतरिक और आग्नेय चट्टानें हो गई। इनमें फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म नहीं पाए जाते, ध्यान रखना है, और खनिज लवण बहुतायत से मिलते हैं। तो खनिज लवणों का स्रोत यही चट्टानें हैं। दूसरा, फिर ये जो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं इनको हम सिलिका की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। जैसे गहराई के आधार पर आंतरिक आग्नेय को 2 भागों में बांटा था, ऐसे ही फिर हम बाह्य आग्नेय चट्टानों को सिलिका की मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। जिन चट्टानों में सिलिका ज्यादा होता है उन्हें अम्लीय आग्नेय चट्टान कहते हैं, यानी 65% से ज्यादा सिलिका तो अम्लीय आग्नेय चट्टान। और जैसे एग्जाम्पल इसका आता है ग्रेनाइट। और दूसरी होती है जिनमें सिलिका की मात्रा 60% से भी कम होती है, वो बेसिक यानी क्षारीय आग्नेय चट्टान कहलाती है। और उनमें उनका उदाहरण जो है वो बेसाल्ट है, ग्रेबो है, डोलेराइट है। तो ऐसे कहें, देखो ग्रेनाइट अम्लीय आग्नेय चट्टान है, ग्रेबो, बेसाल्ट, डोलेराइट ये क्षारीय आग्नेय चट्टान है। और ये बाह्य चट्टानों के लिए वर्गीकरण है, सिलिका की मात्रा के आधार पर है। सिलिका 65% से ज्यादा अम्लीय चट्टान, सिलिका 60% से कम क्षारीय चट्टान। तो इस तरह से ये आग्नेय चट्टानों के बारे में कंप्लीट हुआ सारा। इसके बाद दूसरी है अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। ये अवसाद के तौर पर बनती हैं, परतदार चट्टान कहते हैं। राइट हैंड की तरफ ये परतें दिख रही है आपको, इस तरह से परतों में बनती है ये चट्टानें। और खास तौर से ये जल की क्रिया के द्वारा ज्यादा बनती हैं, पानी की क्रिया के द्वारा, यानी कि नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहा करके ले जाती हैं वो मिट्टी समुद्र में जाकर के परतों के रूप में जमा होती रहती है, और धीरे धीरे करके करोड़ों वर्ष में समुद्र वहां से हट जाता है और वो चट्टानें बाहर निकल जाती हैं, जैसे अभी इसमें दिख रही है। और इस तरह से ये परतों में जमा होने के कारण परतदार चट्टान भी कहलाती हैं।
तलछटी चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र के हट जाने से, तल से बाहर निकल आने से बनती है, तो इसलिए इन्हें तलछटी चट्टान भी कहते हैं। 3 नाम देते हैं ना, अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान और तलछटी चट्टान। ये आग्नेय चट्टानों से ही बनती हैं और इस समय पर धरातल का ऊपरी जो भाग है सबसे ज्यादा इन्हीं का बना हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा अवसादी चट्टानें ही हैं उसमें। और मैंने जैसा अभी बताया आपको कि ये मुख्य रूप से जल की क्रिया से बनती हैं, लेकिन जल के अलावा ये पवन और ग्लेशियर इनकी क्रिया से भी बन सकती हैं। तो इस आधार पर इन्हें 3 नाम देते हैं, एक्वस सेडिमेंट्री रॉक्स यानी पानी द्वारा बनी हुई, एओलियन रॉक्स यानी पवन द्वारा बनी हुई, ग्लेशियल रॉक्स यानी ग्लेशियर द्वारा बनी हुई, लेकिन सबसे ज्यादा ये पानी के द्वारा ही बनती है। और परतदार इसलिए कह रहे हैं कि परतों के रूप में जमा होती है, तो ये इस तरह से परतदार हुई। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि जीव जंतु इनमें दबते रहते हैं और दब करके वो जीवाश्म में परिवर्तित होते रहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं, एक तो वो जिनमें बालू ज्यादा होती है, तो बालू प्रधान कहते हैं इन्हें, एरिनेशियस कहते हैं, बालू ज्यादा है। तो कॉन्ग्लोमरेट चट्टानें, कंकड़ और ब्रेशिया, ये तीनों अवसादी चट्टानें हैं। ब्रेशिया यहाँ पे नुकीले कंकड़ों को कहते हैं, ध्यान रखना। कंकड़ गोल होते हैं, ज्यादातर लगभग गोल होते हैं, लेकिन अगर वो नुकीले हो जाते हैं तो उनको ब्रेशिया कहते हैं, खास नाम देते हैं इनको। तो कॉन्ग्लोमरेट, कंकड़ और ब्रेशिया ये बालू प्रधान चट्टानें हैं। दूसरी शेल कहते हैं हम इन्हें, जो फेल्सपार और अभ्रक से मिलकर के बनी होती हैं, और इनका उदाहरण डोलोमाइट और चूना पत्थर है। तो ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है अवसादी चट्टानों में कि ये ज्यादातर पानी की क्रिया के द्वारा बनती हैं और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जबकि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते। और इनमें मैंने बताया कि ये 2 प्रकार की है मुख्य रूप से, एक तो बालू प्रधान चट्टान है और एक शेल यानी कि फेल्सपार और अभ्रक से बनी चट्टान है। अब जो कोयला और पेट्रोलियम है वो इन्हीं चट्टानों से मिलते हैं, तो आर्थिक रूप से ये हमारे लिए कोयला और पेट्रोलियम का बड़ा स्रोत है। तो कोयला और पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से ये दूसरे तरह की चट्टान हुई अवसादी। और आखिरी है अब इसमें कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानें। ध्यान रखना ये कोई अलग से चट्टान नहीं है, जो आग्नेय चट्टानें और जो अवसादी चट्टानें थी वही दोनों प्रकार की चट्टानें ताप और दाब में वृद्धि होने से बदल जाती है, अपना स्वरूप बदल लेती हैं, रासायनिक संगठन बदल लेती हैं, इसलिए इन्हें कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो ये तीसरा प्रकार ना कह करके ऐसे कहो कि पहले ही दोनों प्रकार ताप और दाब के कारण लाखों करोड़ों वर्ष में ठोस हो जाते हैं, ज्यादा घनत्व हो जाता है उनका। उन चट्टानों को हम कायांतरित या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। और इनमें हमें ये याद करना रहता है कि कौन सी चट्टान कैसे बदली है। तो जैसे आग्नेय चट्टानों में हम देखें ना कि ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट जो है लाखों करोड़ों वर्ष में बदल जाता है नीस में, तो वो कायांतरित बन जाता है। फिर आग्नेय में ही साइनाइट है, वो साइनाइट नीस बन जाता है। आग्नेय में मैंने ग्रेबो बताया था, तो ग्रेबो जो है वो सरपेंटाइन में बदल जाता है। बेसाल्ट मैंने बताया, बेसाल्ट स्लेट में बदल जाता है, ठीक है। ऐसे ही फिर बिटुमिनस कोयला है वो ग्रेफाइट में बदल जाता है। तो आग्नेय भी कायांतरित में बदल गई, इंपॉर्टेंट मैंने बताई, ग्रेनाइट नीस में, साइनाइट नीस में, ग्रेवो सरपेंटाइन में, बेसाल्ट स्लेट में और बिटुमिनस ग्रेफाइट में। बिल्कुल ऐसी अवसादी भी कायांतरित में बदल दिया। क्वेश्चन इसी पे आते हैं बदलने पे, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे टेबल से। तो जैसे अवसादी में देखें, मैंने अभी जैसे बताया था ना बलुआ पत्थर यानी बालू वाली, तो ये बदल जाती है क्वार्टजाइट में, यानी बलुआ पत्थर बदल जाता है क्वार्टजाइट में। और शेल जो मैंने टाइप बताया था, शेल टाइप जो है वो बदल जाता है या तो स्लेट में या अभ्रक शिस्ट में, शिस्ट कहो इसको। चूने का पत्थर जो है जिसको हम डोलोमाइट कहते हैं, डोलोमाइट बदल जाता है संगमरमर में। तो और कोयला जो है, कोयला या तो एंथ्रेसाइट में बदल जाता है या ग्रेफाइट में बदल जाता है। तो इस तरह से मतलब जो आग्नेय है वो भी लाखों करोड़ों साल में कायांतरित में बदल जाती है, और जो अवसादी हैं वो भी लाखों करोड़ों साल में कायांतरित में बदल जाती हैं। तो इस तरह से ये चट्टानों के बारे में हुआ। तो पृथ्वी की पूरी आंतरिक संरचना के बारे में आपने इसमें 2 तरीके से देखा। एक तरीके से तो मतलब कि हमने इनका अध्ययन किस आधार पर किया है, मतलब हमने कैसे इनके बारे में जानकारियां जुटाई हैं, तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर वो जानकारियां जुटाई हैं। और दूसरा पॉइंट है कि मतलब ये जो चट्टानें या आंतरिक भाग किस तरह के हैं, किस आधार पर हमने बांटे हैं, तो इन सब के बारे में पूरी जानकारी इसमें है। इसके बाद अब हम आगे इनके अंतर्जात बल, बाह्य बल और किस तरह से इनमें परिवर्तन